दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था। अभी गली मोहल्ले के लोग सही तरीके से अपने नींद से फारिग भी नहीं हुए थे। तभी एक लड़का अपने हाथ में तमंचा लिए हुए नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने एक दो नहीं बल्कि 3 लोगों को गोली मार दिया है, जिसमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, पर तीसरा अभी जिंदा है या फिर मर गया, मुझे नहीं मालूम। साथ ही साथ वो लड़का पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे अपने किए पे ज़रा सी भी अफसोस नहीं है। लड़का जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, उसके बाद से पुलिस उस लड़के को अपने साथ लेकर उसके बताए हुए जगह पे जाती है, तो देखती है कि वाकई में वहाँ पे 2 लोगों का डेड बॉडीज पड़ा है, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में उस लड़के से पूछताछ करती है और वो लड़का जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। अलीगढ़ का एक गांव पड़ता है सालपुर, और इसी सालपुर गांव का रहने वाला है विजयपाल, जो राजमिस्त्री का काम करता है। दरअसल विजयपाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है पूनम। पूनम, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो अपने ही इलाके के एक कोचिंग में बच्चों की पढ़ाई कराती है। दरअसल विजयपाल, जो मूल रूप से हरियाणा प्रदेश का रहने वाला है, और करीब 25 साल पहले उसकी शादी राधा से होती है। राधा, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे की रहने वाली है। विजयपाल जब राधा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। समय के अनुसार उसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन विजयपाल के जब 4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद से घर परिवार चला पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक विजयपाल की आमदनी भी बहुत कम हो जाती है। घर में जब मुश्किलों का पहाड़ टूटना शुरू होता है, उसके बाद से एक दिन राधा अपने पति को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम हरियाणा प्रदेश को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे शहर में चलते हैं। राधा जब इस तरह की सुझाव अपने पति को देती है, कहीं ना कहीं विजयपाल को भी अपनी पत्नी की सुझाव पसंद आ जाती है, और फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का रहने वाला अपने एक दोस्त से बातचीत करता है। और विजयपाल जब अपने दोस्त से सारी परेशानियों को बताता है, तो उसका दोस्त समझाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो अलीगढ़ में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काम ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद से विजयपाल अपनी पत्नी और सारे बच्चों को लेकर के अलीगढ़ शहर में आ जाता है, और फिर अलीगढ़ शहर के ही सालपुर गाँव में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। लेकिन सालपुर गांव में आने के बाद से विजयपाल राजमिस्त्री का काम तो करता ही है, साथ ही साथ ठेकेदारी भी लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब वो ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, अपने घर पे कई कई दिनों तक आता भी नहीं है। पर विजयपाल जितना भी पैसा कमाता है, बड़ी ईमानदारी से वो सारा पैसा अपनी पत्नी के हाथों में दे देता है, ताकि वो उसके बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर सके। इधर पूनम की भी जब अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद से पूनम भी अपने ही इलाके के एक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने लगती है। पूनम जब कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, तो वहीं पे पूनम की पहली बार मुलाकात परवेश कुमार से होती है। परवेश, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। चूँकि परवेश और पूनम एक ही कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, और फिर बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन पूनम का जब परवेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके माता पिता को कभी मालूम नहीं चलता है। दरअसल इधर राधा जो सालपुर में अपने बच्चों के साथ रहती है, वहाँ से उसका मायका मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे होता है। इसीलिए अक्सर राधा भी कभी कभार अपने मायके में जाती है और 1-2 दिन वहाँ पे ठहरने के बाद वापस अपने बच्चों के पास चली आती है। दरअसल एक दिन पूनम जब कोचिंग से अपने घर पे जाती है, तो देखती है कि उस दिन उसके घर पे 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम है प्रताप और दूसरा उसी के छोटा भाई है, जिसका नाम है सुनील। दरअसल प्रताप और सुनील जो राधा के ही मायके जेवर के रहने वाले हैं। पूनम जब अपने घर पे जाती है और दरवाजे पे जब दोनों को देखती है, उनसे बिना कुछ बातचीत किए बगैर ही अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख करके राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो भी पीछे पीछे पूनम के कमरे में जाती है और जाकर अपनी बेटी को फटकार लगाते हुए कहती है कि तू कौन सी पढ़ाई कर रही है, घर में तेरे मामा आए हुए हैं और तुमने उन्हें प्रणाम तक भी नहीं किया।
राधा जब इस तरह की फटकार अपनी बेटी को लगाती है तो पूनम भी गुस्से में आकर अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि कौन सा मामा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा उन दोनों के साथ में कैसा रिश्ता चल रहा है। ये तो अच्छा है कि मैंने अभी तक इस बारे में पापा को कुछ भी नहीं बताया है। पूनम जैसी इस तरह की जवाब देती है सुन करके राधा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अपनी बेटी को एक तमाचा लगा देती है। और वहाँ से जब बाहर निकलती है तो प्रताप और सुनील से कहती है कि दरअसल पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। दरअसल प्रताप और सुनील जो राधा के गांव के रहने वाले थे, राधा उन दोनों को मुंह बोले भाई बोलती थी, लेकिन हकीकत तो ये था कि राधा का उन दोनों के साथ में ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी पूनम को भी मालूम चल चुका था। लेकिन प्रताप और सुनील जब पहली बार पूनम को देखते हैं तो पूनम की खूबसूरती देख दोनों की नीयत खराब हो जाती है। हालांकि राधा को ये मालूम होता है कि दोनों की नीयत उसकी बेटी को लेकर के ठीक नहीं है, पर बावजूद इसके राधा उन दोनों को रोकने के बजाय आगे बढ़ने की इजाज़त दे देती है। दरअसल उसके बाद से प्रताप और सुनील अक्सर राधा के घर भी आने लगते हैं, लेकिन बार बार जब राधा के घर पे आने लगते हैं, एक दिन पूनम अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि जो तुम्हारा ये रिश्ता उन दोनों के साथ चल रहा है, घर से बाहर ही ठीक था। अगर ये दोबारा मेरे घर पे आए तो मैं इस बारे में पापा को बता दूंगी। जब इस तरह की धमकी देती है राधा, ये सारी बातें जा कर के प्रताप और सुनील से बता देती है, जिसे सुन करके दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार पूनम को समझाए कैसे और उसे काबू में कैसे करें। दरअसल प्रताप जो कि मेरठ शहर में अपना एक मेडिकल का शॉप खोल रखा था, तो वहीं पे उसका छोटा भाई सुनील जो सालपुर में ही अपना एक मेडिकल का शॉप चला रहा था। इस वजह से दोनों बारी बारी से अक्सर अब राधा के घर पे आते हैं और बार बार उससे मुलाकात भी करते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी राधा के पति विजय पाल को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन दोनों को अब ये डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल ये बातें कहीं पूनम अपने पिता से ना बता दे। इसीलिए अब सुनील पूनम को कैसे भी रोकने का तरह तरह का तरकीब बनाने लगता है। तभी सुनील को मालूम चल जाता है कि दरअसल पूनम का उसी के कोचिंग में पढ़ाने वाला प्रवेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। सुनील को जब पूनम की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, उसके बाद से सुनील ये सारी बातें अपने बड़े भाई प्रताप को बता देता है। जब दोनों को मालूम चल जाता है, एक दिन जा कर के प्रवेश से मुलाकात करते हैं और दोनों ही प्रवेश को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी भांजी का पीछा छोड़ दो, और अगर इसके बावजूद भी अगर तुम मेरी भांजी से मुलाकात करोगे तो याद रखना हम तुम्हें जान से मार देंगे। जान से मारने की जब धमकी देते हैं, ये सुन करके प्रवेश भी एकदम से डर जाता है। इधर अगले दिन पूनम जब कोचिंग में जाती है, प्रवेश सारी बात उससे बताता है। तब जा कर के पूनम अपनी माँ की सारी करतूतों के बारे में प्रवेश से बताती है। दरअसल पूनम प्रवेश से कहती है कि मैं उन दोनों से इस प्रकार से तंग आ चुकी हूँ कि मुझे अब घर भी जाने का मन नहीं करता है। दरअसल उन दोनों की नीयत मेरी माँ को लेकर के ही खराब नहीं है, बल्कि वो दोनों भी अब मेरे साथ भी छेड़खानी करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मेरी माँ इसका विरोध तक भी नहीं करती है। दरअसल एक दिन पूनम जब अपने घर पे जाती है, प्रताप और सुनील जो वहाँ पे मौजूद तो थे ही, पूनम जब अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद से पीछे से होकर दोनों पूनम के कमरे में चले जाते हैं और राधा के सामने ही पूनम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूनम जमकर इसका विरोध करती है और साथ ही साथ पूनम अपनी माँ को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम कैसी माँ हो, जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही सामने कुछ लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उन्हें रोकने के बजाय इजाज़त दे रही हो। पूनम जब इस तरह की बातें कहती है, इसी बात को लेकर के माँ बेटी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। पर दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, अब राधा को पूरे यकीन हो जाता है कि पूनम ये सारी बातें उसके पति विजय पाल से बता देगी। इसीलिए राधा प्रताप और सुनील दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग को जो कुछ भी करना है जल्दी से करो, क्योंकि अगर मेरे पति को मालूम चल गया तो मैं चाह करके भी तुम दोनों से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। इधर पूनम भी जब अगले दिन कोचिंग में जाती है तो प्रवेश से शिकायत करते हुए कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी से करो, वरना वो दोनों मेरी इज्जत लूट लेंगे। जब इस तरह की बातें कहती है, प्रवेश को भी समझ में आ जाता है कि प्रताप और सुनील सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए गुस्से में आकर के प्रवेश इन दोनों को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर इन दोनों को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। पर सबसे बड़ी बात कि प्रवेश इस प्लान के बारे में पूनम से कुछ भी नहीं बताता है और इसी प्लान के तहत सबसे पहले एक तमंचे का इंतजाम करता है। जब तमंचा मिल जाता है, आखिरकार 28 अप्रैल को सुबह के करीब 4 बजे के आसपास सालपुर
सुनील के घर पे पहुंच जाता है। जाकर दरवाजे पे जब बेल बजाता है, सुनील जब आकर दरवाज़ा खोलता है और अपने सामने जब परवेश को देखता है और जब देखता है कि उसके हाथ में एक तमंचा है, सुनील इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे घर के अंदर भागने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि सुनील भाग पाता, परवेश उसी तमंचे से सुनील के ऊपर 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सुनील काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। लेकिन गोलियां चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल पाते, परवेश उस हथियार को हवा में लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाता है और वहाँ से भागकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि सीधे राधा के घर पे पहुँच जाता है। दरअसल परवेश को ये पहले से मालूम चल चुका था कि प्रताप आज रात को राधा से मिलने के लिए उसके घर पे आया था और रात में उसके घर पे ही ठहरा था। वहाँ से सीधे जब राधा के घर पे पहुँचता है तो देखता है कि घर के आंगन में 2 अलग अलग खाट पे प्रताप और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। राधा के सारे बच्चे जो कमरे के अंदर सो रहे थे। सोते वक्त ही परवेश दोनों के ऊपर एक पर एक कई सारे गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही प्रताप और राधा दोनों की ही मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है उसके बाद से परवेश वहां से फरार नहीं होता है, बल्कि उस हथियार को लेकर के सीधे नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने 1-2 नहीं बल्कि 3 लोगों की हत्या कर दिया है, जिसमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, पर तीसरा मरा है या फिर जिंदा मुझे नहीं मालूम। वाकई में परवेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सुनील के तीसरे भाई को मालूम चलता है तो सुनील का तीसरा भाई पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस पूरे वारदात में सिर्फ परवेश का ही हाथ नहीं है, बल्कि राधा की बेटी पूनम का भी हाथ है। सुनील के भाई के ही तहरीर पे पुलिस पूनम को भी गिरफ्तार कर लेती है, पर पुलिस जब पूनम से पूछताछ करती है तो पूनम पुलिस वालों को एक ही जवाब देती है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास पूनम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस पूनम को छोड़ देती है। और फिर पुलिस परवेश को हिरासत में लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे वारदात के बारे में जब राधा के पति विजयपाल को मालूम चलता है तो विजयपाल अपना सर पीटते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। काश अगर मेरी बेटी ने पहले ही मुझे बता दी होती तो शायद मुझे आज ये नहीं दिन देखना पड़ता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है फूल मोहम्मद। फूल मोहम्मद तो वैसे ज़िला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जयपाल सिंह देसवाल। जयपाल सिंह देसवाल जो झज्जर हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं कमरान सिद्दीकी। कमरान सिद्दीकी जो जोधपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह जो ज़िला हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।